डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर एवोल्यूशन एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। छोड़ दीजिए। सेकंड पैराग्राफ में भी कोई खास बात नहीं, छोड़िए। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर ए यूनिक इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। इसी पेज की लास्ट लाइन देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए रेड पेन से। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। नोट करें, यूनिवर्स 20 बिलियन BILLIONS बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये पॉइंट याद करने का है। यूनिवर्स हमारा कितना पुराना है? यूनिवर्स हमारा 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। और यूनिवर्स जब बना है तो इसको किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया वो भी नोट करें। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग BANG, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द origin of universe. Big Bang theory explain the origin of universe. गैलेक्सीज में क्या आते हैं? गैलेक्सीज नोट कर लेंगे लाइन में। गैलेक्सीज कंटेन स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो गैलेक्सीज किससे मिलकर बनी? स्टार से। क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो गैलेक्सीज में डस्ट है, गैस के क्लाउड्स हैं और स्टार है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। आप पे लाइन बाय लाइन नीचे चलते रहें, आपको मिलता रहेगा। ये 5वीं लाइन है। यूनिवर्स एक्सपेंड, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। और अगर यूनिवर्स फैल रहा है ना तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर कैम डाउन। हाइड्रोजन हीलियम यूनिवर्स के बनने के बाद कुछ समय बाद ये बनी हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, अर्थ की ओरिजिन कब हुई? नोट कीजिए। अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ की ओरिजिन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। 4.5 बिलियन, बी है बैट वाला बी, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। उस समय ना तो एटमॉस्फेयर था, ना अर्थ इस फॉर्म में थी, गैसेस फॉर्म में थी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। ये मोल्टन मास, जब ये ज्वालामुखी फूटते हैं उनमें से लावा निकलता है, उसी तरह का ये मोल्टन मास है। इस मास में से वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हो रही थी। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही थी उसने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी उसने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मेथेन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन अमोनिया और मेथेन से कंबाइंड होकर वाटर बना रही थी, और जो हाइड्रोजन निकली थी वो हल्की होने के कारण ऊपर चली गई, जिससे एटमॉस्फेयर बना, रेड्यूसिंग। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे बस मेन पॉइंट याद करें, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको
कि अर्थ की ओरिजिन कब हुई थी? 4.5 बिलियन। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन। नेक्स्ट वन देखें, लाइफ। अर्थ के बनने के बाद लगभग 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ उत्पन्न हुई। ये पॉइंट्स हैं। लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो मेन पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस उनको याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कहाँ याद करेंगे आप। यूनिवर्स की ओरिजिन कब हुई थी? 20 बिलियन ईयर्स पहले। गैलेक्सीज में क्या क्या होता है? स्टार्स हैं और क्लाउड्स हैं गैस के और डस्ट हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को। अर्थ की ओरिजिन आज से कब हुई थी? अर्थ की ओरिजिन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और इसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ की ओरिजिन हो गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लाइफ अपेयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ की भी ओरिजिन हो गई। लाइफ की ओरिजिन के बारे में बहुत थ्योरी आई हैं, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हुई। नॉन लिविंग से लिविंग की ओरिजिन हुई। ये मानते थे कि नील रिवर का जो मडी प्लेस है, या नील रिवर का जो किनारे का हिस्सा है जहाँ पे मडी सॉइल है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो उसमें से लिजर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग और भी कई तरह के एनिमल्स बन जाते हैं। इस थ्योरी को प्रूफ किया था वैन हेलमोंट ने इसे प्रूफ किया था, लेकिन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई और इसके बाद थ्योरी आई बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है? कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से हुई और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूफ किया था रेडी ने, लुईस पास्चर ने। इन्होंने बताया कि लाइफ की ओरिजिन किससे हो रही है? लाइफ से ही हुई। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने ए बायोजेनेसिस थ्योरी को रॉन्ग कर दिया। रेडी ने क्या किया था? देखिए, रेडी ने 3 जार लिए। देखिए, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। ये 3 जार लिए इसने, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये 3 जार लिए। इन तीनों में इसने यहाँ पे मीट रख दिया। ये तीनों में क्या रखा उसने? मीट। पहले जार को खुला छोड़ा और जो दूसरा जार था उसमें एक कपड़ा बांध दिया जालीदार, और जो तीसरा जार था उसको बिल्कुल बंद कर दिया, पर्चमेंट पेपर से बंद कर दिया। पर्चमेंट पेपर से जो तीसरे नंबर का जार था उसे इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने 15 दिन के बाद देखा तो पहले जार में कई तरह के वॉर्म्स, इंसेक्ट्स पैदा हो गए। उन्होंने इसका रीजन बताया कि उसके अंदर इंसेक्ट्स आ रहे थे और जा रहे थे, इसलिए लाइफ की ओरिजिन हुई। तो इंसेक्ट्स आ भी रहे थे और जा भी रहे थे, मतलब लाइफ आ भी रही थी और जा भी रही थी। दूसरे में उन्होंने बताया कि इंसेक्ट्स उसके अंदर तो नहीं गए, लेकिन उनके स्पोर अंदर चले गए, छनके, उस स्पोर से लाइफ की ओरिजिन हुई। तीसरे में चूंकि इंसेक्ट अंदर जा ही नहीं पाए, ना स्पोर गए, तो लाइफ की ओरिजिन भी नहीं हुई। यहाँ पे नो लाइफ, इसमें कोई लाइफ नहीं हुई। ये रेडी ने कहा था। लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने स्वान फ्लास्क लिया, स्वान फ्लास्क, और इस स्वान फ्लास्क में इन्होंने मीट का सूप भर दिया। देखिए, इसमें इन्होंने मीट का सूप भर दिया। ये मीट का इन्होंने सूप भर दिया, ठीक। लेकिन इसके अंदर कोई लाइफ की ओरिजिन नहीं हुई, क्योंकि जो भी बाहर से आ रहे थे यहाँ पे रुक रहे थे, स्वान फ्लास्क की नेक में रुक रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इसकी नेक को तोड़ दिया, जब नेक को तोड़ा तो देखिए कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि इस मीट के सूप में बहुत से वॉर्म्स वगैरह पैदा हो गए।
और उसका रीजन उन्होंने बताया कि देखिए वॉर्म्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक, क्योंकि इसके अंदर अब यहाँ से इंसेक्ट आने जाने लगे। तो प्रूफ कर दिया कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से ही होती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनिक्स क्या कहता है? थ्योरी ऑफ बायोजेनिक्स का मतलब ये था कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से होती है, मतलब कोई भी लिविंग थिंग किसी और लिविंग थिंग से ही पैदा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लिविंग थिंग कहाँ से आया? अगर ये लिविंग मान लीजिए इनसे बन रहा है तो ये लिविंग कहाँ से आए? अगर ये लिविंग इससे आए तो ये लिविंग कहाँ से आए? आखिरकार जो सबसे पहला लिविंग आया था वो कहाँ से आया? तो एक थ्योरी और आई। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि लाइफ की ओरिजिन इस अर्थ पे हुई नहीं, किसी और प्लेनेट से यहाँ पे आई, किसी और प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में आई, है ना, किसी और प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में आई। पैंस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं इसको। लेकिन अगर किसी और प्लेनेट से आई तो उस प्लेनेट पे लाइफ कहां से आई? सवाल तो फिर वही का, फिर उस प्लेनेट पे लाइफ कहां से आई? इसलिए थ्योरी रॉन्ग हो गई। फिर बीच में रिलीजियस थ्योरी आई, है ना। रिलीजियस थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होती है साइंस में, तो बाद में मॉडर्न थ्योरी आई, और मॉडर्न थ्योरी दी थी ऑपरेन ने। ऑपरेन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया, और इनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑपरेन और हेल्डन ने लाइफ की फर्स्ट फॉर्म को बताया कि कैसे ये पैदा हुए। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ऑपरेन ऑफ रशिया, ऑपरेंस ऑफ रशिया, अंडरलाइन करें, एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, that is, ठीक है, किस है? from pre-existing non-living organic molecules। और इस थ्योरी को कहा गया केमिकल इवोल्यूशन। इसे कहा गया केमिकल इवोल्यूशन। ऑपरेन ने ये बताया कि मिनरल से लाइफ की ओरिजिन हुई, इसलिए ऑपरेन थ्योरी को हम मिनरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ऑपरेन थ्योरी आल्सो नोन एज मिनरलिस्टिक थ्योरी। ऑपरेन ने बताया कि लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग मिनरल से हुई, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। इन्होंने ये बताया कि फर्स्ट स्टेप्स में सन से अर्थ बनी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सन से अर्थ बनी। सेकंड स्टेप में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना, प्रिमिटिव लिथोस्फीयर बना, ठीक है, और प्रिमिटिव अर्थ कोर बना। और थर्ड स्टेप्स में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन बना। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस बने, प्यूरिन बने, पायरिमिडीन्स बने। और फोर्थ स्टेप में प्रीबायोटिक सूप बना, मतलब माइक्रोस्फीयर बन गए, और माइक्रोस्फीयर से कॉन्जर्वेट्स बने। और फिफ्थ स्टेप्स में न्यूक्लिक एसिड बना, आरएनए बना, फिर डीएनए बना। और सिक्स स्टेप में इस न्यूक्लिक एसिड ने और कॉन्जर्वेट्स ने मिलकर एक सेल बनाई, प्रोटोसेल, और उसी से आगे चल के बनी प्रोकार्योटिक सेल, सिक्स स्टेप्स में। और फिर इसका सेवन्थ स्टेप में जो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, मतलब ऑक्सीजन बनी, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और हेट्रोट्रॉफिक प्रोकार्योटिक सेल्स की ओरिजिन हुई। और फिर एट्थ स्टेप्स में यूकार्योटिक सेल बन गई। ये मैंने ऑपरेंस की थ्योरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है।
ऑपरेन की थ्योरी को प्रूफ किया है मिलर ने, ये आपके थ्योरी में है। ऑपरेन की थ्योरी को किसने प्रूफ किया है? मिलर ने। वो आप पढ़ लीजिए। पहले ये देखिए कि ऑपरेन ने क्या कहा था, फिर मिलर ने उसको कैसे प्रूफ किया, है ना? इसको देखना पहले। देखो, ऑपरेन ने बताया कि प्रिमिटिव ओशियन बना। इस प्रिमिटिव ओशियन में टेम्परेचर बहुत अधिक था, लगभग 100 के पास। तो यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे थे, वाटर वेपर्स बराबर जा रहे थे, ठीक है, पानी इवेपोरेट हो रहा था और ऊपर जाके ये क्लाउड्स बना रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क डेवलप हो रहे थे। टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद हैवी रेन होती थी, हैवी रेन, और पानी फिर आ जाता था प्रिमिटिव ओशियन में। देखो, ये प्रिमिटिव ओशियन है, यहां से वाटर ऊपर जा रहा था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, जो कैसा था? रेड्यूसिंग था। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो कि रेड्यूसिंग था, वहां पे बादल आपस में टकरा भी रहे थे, ठीक, इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो रहा था और टेम्परेचर होता था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मेथेन गैस थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी और प्लस वाटर था। ये गैसें आपस में रिएक्शन करने के बाद हैवी रेन के रूप में नीचे आती थी और फिर यहाँ से वापस जाती थी। इस तरह से प्रिमिटिव ओशियन का टेम्परेचर भी कम हो रहा था और धीरे धीरे यहाँ पे एमिनो एसिड बने, उस एमिनो एसिड से माइक्रोस्फीयर बने, माइक्रोस्फीयर से कॉजरवेट्स बने, कॉजरवेट्स के बाद न्यूक्लिक एसिड बने, उन दोनों ने मिलके एक प्रोटोसेल बनाई। ये कहा था मिलर ने। तो ये कहा था ऑपरेन ने, ये ऑपरेन ने कहा था, मिलर ने इसको प्रूफ किया। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बने? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से आगे चल के फिर प्यूरिन, पैरामिडिन, प्रोटीन वगैरह बनी। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एमिनो एसिड बना लिए। अब हम पढ़ते हैं मिलर का एक्सपेरिमेंट। मिलर ने ऑपरेन को प्रूफ किया था। देखिए, मिलर ने 5 लीटर का फ्लास्क लिया। मिलर ने 5 लीटर का फ्लास्क लिया। इस 5 लीटर फ्लास्क में इन्होंने वाटर भर दिया और इसको इन्होंने बर्नर की सहायता से गर्म करना शुरू कर दिया। देखिए, इस फ्लास्क को कनेक्ट कर दिया 2 पासिंग ट्यूब से। ये पासिंग ट्यूब ऊपर गई इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में और इसको देखिए इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में लाके इसको हमने जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर जोड़ा में भी कंडेंसर से, ठीक है। कंडेंसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर जोड़ दिया। एक कंडेंसर को हमने जोड़ा पासिंग ट्यूब के द्वारा यू ट्यूब से और यू ट्यूब को वापस हमने जोड़ दिया फ्लास्क से। ये क्या था? कंडेंसर। ये कंडेंसर है। कंडेंसर में एक तरफ से कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक, और इधर से ये फिर वार्म वाटर बाहर निकल रहा था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए इन्होंने और इसके अंदर इन्होंने गैसेस भर दी, जिसमें मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, रेशियो 2:1 रेशियो। इसका टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका नाम है इलेक्ट्रिक
स्पार्क चैम्बर। समझिए, इस फ्लास्क को माना प्रिमिटिव ओशियन, याद रखिए प्रिमिटिव ओशियन, जिसमें पानी था, गर्म हो रहा था, खौल रहा था, वहां से पानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में कहाँ जा रहा था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। इस इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर को उन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर माना। इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस है, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है, जिसका रेशियो 2:1 रेशियो है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करी तो स्पार्क पैदा हुआ और टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन गैसों ने रिएक्शन करके, है ना, कंडेंसर में गई और वहां जाकर ये वाटर के फॉर्म में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में बदल गई और यू ट्यूब से होती हुई फिर फ्लास्क में आ गई। तो ये प्रोसेस मिलर ने लगभग 15 दिन चलाया और उसके बाद उसने देखा कि फ्लास्क के अंदर एमिनो एसिड बन गए। तो मिलर ने कहा जब यहाँ अमीनो एसिड बन गए 2 वीक्स में, तो वहाँ तो सालों चला था ये प्रोसेस, तो वहाँ भी बन गए होंगे। एक बार ध्यान दीजिए, इसको क्लोजअप कर दीजिए। ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क को मिलर ने कंसिडर किया था प्रिमिटिव ओशियन। यहाँ पानी खौल रहा है, गर्म हो रहा है, यहाँ से वाटर वेपर फॉर्म में पानी कहाँ जा रहा था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। देखिए ये पानी जा रहा है यहाँ से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, ठीक है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर से। इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर, इस इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन है, जिसका रेशियो 2:1 रेशियो है। इस रेशियो याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस गैसों का रेशियो याद रख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लस माइनस, जब इसमें करंट पास किए तो यहाँ पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न हो गया। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन गैसों ने रिएक्शन करके मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और स्टीम ने रिएक्शन करके कहाँ गई है, कंडेंसर में। ये कंडेंसर है, यहाँ पे जाके लिक्विड में बदल गई और एक रेन के फॉर्म में कहाँ पहुंच गई, वापस फ्लास्क में। यही ऑपरिन ने कहा था और मिलर ने उसको अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया। तब मिलर ने देखा कि 2 हफ्ते में यहाँ अमीनो एसिड बन गए, तो वहाँ भी अमीनो एसिड बने थे, वो ऑपरिन ने बताया था। तो जब वहाँ अमीनो एसिड बन गए, मतलब जब यहाँ बने अमीनो एसिड तो वहाँ भी बन गए होंगे, और अमीनो एसिड से आगे चल के प्रोटीन बन जाती है, इसी से आगे चल के प्रोटीन, माइक्रोस्फीयर, कॉन्जर्वेट्स बनते चले गए होंगे और लाइफ की ओरिजिन होगी। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑपरिन थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑपरिन थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी में थोड़ी सी जो बातें याद करने वाली वो सुन लीजिए आप। एक तो इलेक्ट्रिक स्पार्क चैम्बर में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है, याद रखिएगा। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, रेड्यूसिंग था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, रेड्यूसिंग था। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्राप्त किया था, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड बना लिए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ could have originated 3 billion years back. First non-cellular form of life कब उत्पन्न हुई, 3 बिलियन ईयर्स पहले। नोट करें इसको भाई, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आज से 3 बिलियन ईयर्स पहले उत्पन्न हुई थी। और इस समय जो लाइफ उत्पन्न हुई थी वो किस फॉर्म में थी, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में थी। आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में थी। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ did not possible originate till about 2000 million years ago. नोट करें, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ did not possible originate till about 2000 million years ago. आज से 2000 मिलियन ईयर्स पहले
फर्स्ट सेलुलर लाइफ की ओरिजिन पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लेने थे, मैं एक बार और रिवाइज करूं। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबल ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी में। यहां पे हम डार्विन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नोट करें डार्विन की थ्योरी क्या थी। डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। ओके, डार्विन ने किस शिप से ट्रैवल किया था वो भी नोट करें। डार्विन ने सेल शिप यूज किया था, सेल SAIL शिप, जिसका नाम था HMS बीगल, जिसका नाम था HMS बीगल। डार्विन गैलापागोस आइलैंड गए थे। डार्विन गैलापागोस आइलैंड गए थे और डार्विन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया था। तो डार्विन ने की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, उसको 6 हेडिंग में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। डार्विन की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की बुक का नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर से मिलाएं, एक बार रिवाइज करते हैं। डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। डार्विन की थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने सेल शिप, कौन सा शिप था? सेल शिप, जिसका नाम था HMS बीगल के द्वारा ट्रैवल किया था। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की स्टडी की थी। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को 6 सब हेडिंग में एक्सप्लेन किया था। पहली हेडिंग थी एनॉर्मस फर्टिलिटी। डार्विन ने कहा कि जिस स्पीशीज में रिप्रोडक्शन की जितनी ज़्यादा क्षमता पाई जाती है वही सर्वाइव करती है। पहला टॉपिक क्या था? एनॉर्मस फर्टिलिटी। एनॉर्मस फर्टिलिटी, जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वही सर्वाइव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलिफेंट बहुत कम बच्चे देता है लेकिन तब भी है। एस्केरिस एक दिन में 1.5 लाख अंडे देती है तब भी खत्म हो रही है। तो डार्विन ने फौरन अगली थ्योरी दी, स्ट्रगल। डार्विन ने पहला तो ये कहा कि एनॉर्मस फर्टिलिटी, नेचर में सर्वाइव करने के लिए रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है और जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है वही सर्वाइव करता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नेचर किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी स्पीशीज को मेंटेन रखती है और मेंटेन रखती है स्ट्रगल के द्वारा। पहला स्ट्रगल क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच होता है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अपनी ही स्पीशीज के बीच होता है और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल रिप्रोडक्शन के लिए, हैबिटेट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए होता है। हैबिटेट, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन के लिए होता है। और दूसरा स्ट्रगल है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच होता है और ये होता है हैबिटेट और न्यूट्रिशन के लिए। और तीसरा होता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल में स्ट्रगल होता है एबायोटिक कंपोनेंट के बीच, उसमें स्पीशीज को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तीसरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था वेरिएशन। डार्विन ने वेरिएशन बताया कि वेरिएशन होते रहते हैं
और वेरिएशन जो कि यूजफुल होते हैं वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो डार्विन ने बताया कि स्पीशीज में टाइम टू टाइम वेरिएशन डेवलप होते रहते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं, जो कि अगली स्पीशीज में, अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। डार्विन अनुसार क्या होता है? वेरिएशन, और वेरिएशन अगली जनरेशन में इनहेरिटेड जाते हैं। अगला टॉपिक है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन का नहीं है, ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था जो नेचर में के अकॉर्डिंग फिट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, लेकिन इसे डार्विन ने थोड़ा सा बदल दिया। डार्विन ने इसको कहा सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन डार्विन अनुसार किसी भी स्पीशीज में फीमेल मेल को सेलेक्ट करती है, मेल कभी फीमेल को सेलेक्ट नहीं करता, और फीमेल उसी को सेलेक्ट करती है जो नेचर में पूरी तरह से अडेप्ट होता है। तो इसे नाम दिया गया सेक्सुअल सिलेक्शन। और सेक्सुअल सिलेक्शन किसके हाथ में? फीमेल के हाथ में। तो फीमेल जिसे सेलेक्ट करती है उसी की संतान आगे चलती है, उसी की जनरेशन आगे चलेगी, और जिसे फीमेल सेलेक्ट नहीं करेगी उसकी जनरेशन आगे नहीं चलेगी। अगला था टॉपिक एडेप्टेशन। डार्विन ने कहा जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वही सर्वाइव करते हैं, जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो सर्वाइव नहीं करते। जैसे डायनासोर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। डार्विन अनुसार जिराफ स्मॉल नेक लॉन्ग नेक दोनों तरह के थे। जब लो वेजिटेशन खत्म हुआ तो स्मॉल नेक के जिराफ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो कि लॉन्ग नेक के जिराफ अपने आप को अडेप्ट कर ले गए तो वो सर्वाइव कर गए। और अगला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन स्पीशीज देखिए, वेरिएशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, अडेप्टेशन। वेरिएशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, अडेप्टेशन, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों कंडीशंस मिलकर एक नई स्पीशीज को डेवलप कर सकती हैं। लास्ट में एक पॉइंट नोट करें आप, बहुत आता है क्वेश्चन को। एल्फ्रेड वेलस, एल्फ्रेड वेलस ए नेचुरलिस्ट, एल्फ्रेड वेलस नेचुरलिस्ट हु वर्क इन माले आर्कीपेलेगो, माले आर्कीपेलेगो। ये क्वेश्चन आता है कि एल्फ्रेड वेलस ने कहां पर वर्क किया था। तो एल्फ्रेड वेलस ए नेचुरलिस्ट हु वर्क इन माले आर्कीपेलेगो, नोट कर लीजिए इसको। एंड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। तो एल्फ्रेड वेलस को आप नोट कर लीजिए कि एल्फ्रेड वेलस नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया था माले आर्कीपेलेगो पे, माले आर्कीपेलेगो पे। नेक्स्ट पॉइंट है लेमार्क, उसे भी शॉर्ट में नोट कर लीजिए आप। लेमार्क की बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी।